और आप सभी को स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम एसएससी जीडी, अग्निवीर, पुलिस कांस्टेबल और अन्य परीक्षाओं के लिए जीके जीएस को पढ़ेंगे। देखिए, इनमें 30 प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन सामने है। जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है? इसको आपको बताना है। जो जम्मू कश्मीर है, इसमें जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है जो कश्मीर घाटी का निर्माण करती है? ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी और ऑप्शन डी है चेनाब नदी। तो इनमें कौन सा सही होगा? तो देखिए, यहाँ सही उत्तर आपका झेलम नदी होगा। कौन? झेलम नदी। झेलम नदी जो है वो कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, और थोड़ा ब्यास नदी के बारे में जान ले। तो ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक घाटी का निर्माण करती है। उस घाटी को हम कहते हैं कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिए यमुना नदी के बारे में जान थोड़ा। तो सबसे पहले तो हमारा प्रमुख जो राजधानी है, हमारी राजधानी दिल्ली। ये दिल्ली यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। और बाकी जो यमुना नदी है ये भी एक घाटी का निर्माण करती है जिसे हम मसूरी घाटी कहते हैं। मसूरी घाटी। मसूरी घाटी। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है। विश्व व्यापार संगठन जो W2 है, WTO है शॉर्टकट नाम, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए वाशिंगटन DC, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी जिनेवा और ऑप्शन डी है स्टॉकहोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में। ठीक है, और लंदन ये ब्रिटेन की राजधानी है, आप सभी जानते हैं। अच्छा, आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि लंदन किस नदी के किनारे है तो आपको बताना पड़ेगा। तो लंदन किस नदी के किनारे है? याद रखिएगा, टेम्स नदी। टेम्स नदी। टेम्स नदी के किनारे। और वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो वाशिंगटन जो DC है वो है पोटोमैक नदी के किनारे। कौन? पोटामैक। पोटामैक नदी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये इतिहास का क्वेश्चन है। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? जो अजातशत्रु था वो किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी नंद वंश और ऑप्शन डी है गुप्त वंश। तो अजातशत्रु किस वंश का था बताइए आप सभी। देखिए, जो अजातशत्रु था ना वो था हर्यक वंश का। किस वंश का? हर्यक वंश। हर्यक वंश का था। ऑप्शन बी आपका होगा सही आंसर। और हर्यक वंश के आपसे संस्थापक पूछ लिया जाए तो संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक। तो देखिए, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार था। और जो अजातशत्रु था वो हर्यक वंश का दूसरा शासक था। दूसरा शासक। दूसरा शासक। दूसरा शासक। दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, और मौर्य वंश बहुत महत्वपूर्ण वंश है। तो मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे ये भी आपको ध्यान में रखना है। वो थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त।
गुप्त, ठीक है। जो चंद्रगुप्त हैं मौर्य वंश के शासक, अशोक भी इन्हीं में हुए थे जो कलिंग युद्ध लड़े थे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने है, नागा पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नागा पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी। तो ऑप्शन ए है माउंट सारामती, ऑप्शन बी डाफला, ऑप्शन सी गारो और ऑप्शन डी ब्लू माउंटेन। तो इनमें से कौन सा है? देखिए नागा पहाड़िया तो नागालैंड में है। कहाँ पे? नागालैंड में। नागा पहाड़िया नागालैंड में है। नागालैंड में तो है, लेकिन इन चारों में से बताइए इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, माउंट सारामती है, ये आपका सही आंसर होगा। माउंट सारामती ये है नागा पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी। और थोड़ा गारो के विषय में हम जाने तो गारो जो है वो मेघालय में है। मेघालय में है, ठीक है। मेघालय में है गारो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? जो मगध है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी राजगिरी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा? पाटलिपुत्र होगा या बोधगया होगा या वैशाली होगा या राजगिरी होगा, कौन होगा? तो देखिए जब हम 16 महाजन पढ़ते हैं तो 16 महाजनपद में जो मगध है वो भी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगिरी थी। कहाँ? राजगिरी थी, ठीक है। बाकी पाटलिपुत्र के विषय में हम जाने तो एक शासक थे जिनका नाम था उदयन थे। इन्होंने ही पाटलिपुत्र को बसाया था। कभी आपसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र जो शहर है इसको किसने बसाया था, तो उदयन। और उदयन किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रश्न 6 जो है वो है तृतीय बौद्ध सभा के बारे में। तृतीय बौद्ध सभा जो है वो किस स्थान पर हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी श्रावस्ती और ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो बताइए तृतीय जो बौद्ध सभा हुई थी वो कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी? तो देखिए तृतीय बौद्ध समिति तो हुई थी पाटलिपुत्र में। कब? पाटलिपुत्र में। और इसका जो समय आपसे पूछ लिया जाए, समय तो लगभग 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व। और जब ये सभा हुई थी उस समय राजा कौन थे? तो राजा थे अशोक थे। अशोक किस वंश के हैं? अशोक मौर्य वंश के हैं, ठीक है, क्लियर? मौर्य वंश। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी जानते हैं महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इनका जन्म स्थान बताना है कि कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए कुंडलग्राम, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी जंभिका ग्राम और ऑप्शन डी है सारनाथ। तो बताइए आप सभी जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के प्रवर्तक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बताइए आप सभी, ठीक है। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडलग्राम में हुआ था। कुंडलग्राम, ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कुंडलग्राम। बाकी आप सारनाथ के विषय में जाने तो सारनाथ आप जानते हैं कि ये जो भगवान बुद्ध थे
भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था। तो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से कौन हड़प्पा का एक बंदरगाह है? देखिए, जब आप इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास से, तो सबसे पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन एक बंदरगाह जो है वो इनमें से कोई है कि नहीं। तो देखिए, सिकंदरिया, बी है लोथल, और ऑप्शन सी है महास्थानगढ़, और डी है नागपत्तम। तो देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो इसका जो सही आंसर हम बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी होगा, लोथल होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो लोथल है वो किस नदी के किनारे स्थित था उस समय, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है लोथल, और ये भोगवा नदी के किनारे था। भोगवा नदी के किनारे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो बताइए, राजतरंगिणी के लेखक। महत्वपूर्ण ये पुस्तक है एक, इसमें कश्मीर के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इसके लेखक ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी मेघास्थनीज, ऑप्शन सी कौटिल्य, और ऑप्शन डी कलहन। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा दोस्तों। देखिए, राजतरंगिणी के जो लेखक है वो है कलहन। ध्यान रखना है, कलहन है राजतरंगिणी के लेखक। ठीक है, मेघास्थनीज, आप सभी जानते हैं कि मेघास्थनीज यूनानी सेल्यूकस थे, उसी सेल्यूकस के ये राजदूत थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इनका दरबार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इन्होंने जो पुस्तक लिखा था, मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम इंडिका था। ठीक है, इंडिका था इनके पुस्तक का नाम। और कौटिल्य को तो जानते ही आप, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, अर्थशास्त्र। और यही कौटिल्य चंद्रगुप्त के गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर को किस मौर्य शासक ने बसाया था? आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। तो श्रीनगर थे, उनको किसने बसाया था? श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? कौन से मौर्य शासक थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार मौर्य, ऑप्शन सी अशोक मौर्य, ऑप्शन डी संप्रति मौर्य। तो देखिए, जो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे अशोक, इन्होंने ही श्रीनगर को बसाया था। ठीक है, श्रीनगर को इन्होंने ही बसाया था। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि शहरों के क्रम में आपसे हमेशा पूछ लिया जाएगा कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा, श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पूर्वतम राजधानी कौन सी है? जब हम पढ़ते हैं कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिंदु बोला जा रहा है। यदि बिंदु आपसे पूछा जाए बिंदु, तो बिंदु में तो आपको किबिथु आ जाता है। किबिथु बिंदु में किबिथु आ जाता है। और ये अरुणाचल में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अब आप सोचेंगे कि जब पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो ईटानगर है वो वही हो सकता है पूर्वी राजधानी? तो बिल्कुल नहीं,
ऐसे में आपकी आंसर गलती हो जाएगी। तो देखिए जो कोहिमा है, कोहिमा ये है सबसे पूर्वतम राजधानी। कोहिमा कहाँ की राजधानी है? नागालैंड की, नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो सबसे पूर्वतम राजधानी यही है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बताइए इसका कौन सा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? देखिए लोकटक झील जो है यह है मणिपुर राज्य में स्थित, मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। और लोकटक झील में ही एक पार्क है जिसे हम लोग काबुल लमजाओ नेशनल पार्क बोलते हैं। काबुल लमजाओ नेशनल पार्क, काबुल लमजाओ, काबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो काबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये लोकटक झील में मणिपुर में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? ठीक है, गुलाम वंश के प्रथम शासक। तो बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? गुलाम वंश के प्रथम शासक ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी मालिक काफूर। तो गुलाम वंश के प्रथम शासक, देखिए गुलाम वंश के जो प्रथम शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के प्रथम शासक थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गुलाम वंश के प्रथम शासक को कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के ही गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? बहुत आधुनिक इतिहास का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी 1933। तो बताइए गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, 1931 में। ठीक है, याद रखना है आपको। 1932 में की प्रमुख बात हम जान लें कि 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। आगे देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है राजाराम मोहन राय। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो जो ऑप्शन ए है आत्माराम पांडुरंग, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के ये संस्थापक थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को हम जानते, इन्होंने कहा था गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, ये इन्होंने बोला था। अक्सर ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शिलोंग, शिलोंग किस पहाड़िया पर स्थित है? ठीक है, आप सभी जानते हैं कि शिलोंग जो है वो किसकी राजधानी है? ठीक है, शिलोंग, शिलोंग किसकी राजधानी है? शिलोंग है मेघालय की राजधानी, मेघालय, शिलोंग मेघालय की राजधानी है। तो आपसे पूछा गया है कि जो शिलोंग है वो किस पहाड़िया पर स्थित है। ठीक है, तो
तो देखिए मेघालय की जो प्रमुख पहाड़ियों के रूप में हम देखेंगे तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, ये 4 तो इनमें आ जाती है। ये चारों मिलकर शिलोंग पठार का भी निर्माण करती है। तो यहाँ पे शिलोंग किस पहाड़िया पर स्थित है, तो इसका सही आंसर जो हो जाए खासी। खासी देखिए इस प्रकार कुछ ऐसे 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 ऐसे, इसको हम बोल सकते हैं गारो। गारो, इसको हम बोल सकते हैं खासी। खासी, इसको हम बोल सकते हैं जयंतिया। जयंतिया, जयंतिया, और इसको बोल सकते हैं मिकिर। मिकिर। तो इस प्रकार से है मेघालय में कुछ प्रमुख पहाड़ियां। तो ये जो खासी है, खासी इसी पर है, इसी पर है शिलोंग। ठीक है, इसी पर है शिलोंग। तो यहाँ तो क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? स्वराज दल के संस्थापक पूछा गया है। तो ऑप्शन ए गांधी जी और तिलक, ऑप्शन बी गांधी और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, और ऑप्शन डी जो है वह है तिलक और चित्तरंजन दास। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए आप लोग। देखिए जो स्वराज दल के संस्थापक थे उनका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, ये हो जाएगा सही उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न नंबर 18 है हम लोगों का ये। इसमें कहा गया है कि पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच आता है। जो पंजाब हिमालय है वो किन 2 नदियों के बीच आता है। पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच आता है। तो देखिए जब हम हिमालय को नदियों के आधार पर बांटते हैं तो 4 भागों में बांट देते हैं। 4 भागों में पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय के रूप में। तो यहाँ पे पूछा गया है पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच आता है। तो देखिए पंजाब हिमालय आता है सिंधु और सतलज के बीच में। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच में। और सतलज और काली के बीच में बताइए, सतलज और काली के बीच में आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं, कुमायूं हिमालय। ठीक है, कौन हिमालय? कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में जो आता है उसको हम नेपाल हिमालय बोल देते हैं। नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो पड़ता है उसे हम क्या नाम देते हैं? असम हिमालय। असम हिमालय नाम दे देते हैं। ठीक है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पूछा गया है कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। पंजाब हिमालय अभी हम लोगों ने जाना कि ये सिंधु और सतलज के बीच में आता है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अब बताइए आप लोग, इसकी सबसे ऊंची चोटी के रूप में कौन जानी जाती है। देखिए ऑप्शन ए है त्रिशूल। ठीक है, ऑप्शन ए है त्रिशूल, ऑप्शन बी है कामेत, ऑप्शन सी है नंगा पर्वत और ऑप्शन डी है नंदा देवी। तो पंजाब हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है बताइए। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो नंगा पर्वत है यही है पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो यहाँ पे हम बता दें कि नंदा देवी है, ये भी कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। किस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है? कुमायूं हिमालय। ठीक है, वो नंदा देवी है। इसके आगे देखते हैं भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो किस रूप में है ये आपको बताना है।
भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी गांधीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित और ऑप्शन डी स्वतंत्र। तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा इसका सही उत्तर। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। हाँ देखिए, अभी हम लोगों ने जाना था, ध्यान है तो बताइए आप लोग कौन सा सही उत्तर होगा? कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन ए नंगा पर्वत, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन डी है कामेत। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर? कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था नंदा देवी। नंदा देवी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और नंगा पर्वत तो हम लोग जाना ही था कि जो नंगा पर्वत है वो पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं ये माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भी आ जाता है नेपाल हिमालय के सबसे ऊंची चोटी के रूप में। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के सबसे ऊंची चोटी के रूप में आ जाता है। ऐसा तो माउंट एवरेस्ट तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है विश्व की। तो यहाँ पे नेपाल हिमालय, माउंट एवरेस्ट की, पंजाब हिमालय की नंगा पर्वत और कुमायूं हिमालय की नंदा देवी हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा और यही क्वेश्चन आ गया, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो ऑप्शन ए है मकालू, ऑप्शन बी मनसालू, ऑप्शन सी कंचनजंगा और ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आपको याद होगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नेपाल हिमालय जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए मेंडल ने अपने शोध के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? मेंडल ने अपने शोध के लिए किस पौधे का चुनाव किया था? ठीक है, ये आपको बताना है। मेंडल को आप जानते होंगे, इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी, इन्होंने ही। तो ऑप्शन ए है सेम का पौधा, ऑप्शन बी बैगन का पौधा, ऑप्शन सी मटर का पौधा और ऑप्शन डी चना का पौधा। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोहान मेंडल है। क्या है? ग्रेगर जोहान मेंडल। तो मेंडल ने अपने शोध के लिए किस पौधे का चुनाव किया था, ये आपको बताना है। तो देखिए मेंडल जो थे मटर के पौधे का चुनाव किए थे। किसका? मटर के पौधे का। ठीक है, मटर के पौधे का चुनाव किए थे इन्होंने, और इन्हें ही आनुवंशिकता के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता के पिता, आनुवंशिकता के पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। रेबीज के टीका का खोज किसने किया? प्रश्न है साइंस का, रेबीज के टीका का खोज किसने किया? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? रेबीज के टीका का खोज किसने किया? तो ऑप्शन ए है लुई पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी डार्विन। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? रेबीज के टीका की खोज किसने किया था? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। लुई पास्चर ने ही रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? ठीक है, क्लियर हो गया। एडवर्ड जेनर के विषय में हम ये जानते हैं कि इन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। किसकी? चेचक के टीके की खोज किया था। चेचक की टीका की खोज किया था इन्होंने। कौन थे? एडवर्ड
जेनर। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है ये देखते हैं। क्लोरोफिल में पाया जाता है, साइंस का क्वेश्चन है। बताइए आप लोग क्या होगा सही उत्तर। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है जस्ता। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और पत्तियों का हरा रंग, क्लोरोफिल जो है इसी के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। पत्तियों का हरा रंग, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो वह है क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल लीग। जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। आधुनिक इतिहास का प्रश्न है ये। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी बताइए जल्दी जल्दी दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी जो है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। देखिए जो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप उत्तर ए लगाइएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो सही उत्तर है आपका। गांधी जी को आप जानते ही हैं, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीर पंजाल दर्रा, आप जानते हैं कि दो पर्वतों के बीच में जो आने जाने का रास्ता होता है, 2 पर्वतों के बीच में आने जाने का रास्ता, उसे हम आम भाषा में मतलब दर्रा नाम का प्रयोग करते हैं। तो जो पीर पंजाल दर्रा है वो किस राज्य में आता है ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पीर पंजाल दर्रा ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी सिक्किम। कौन सा होगा सही उत्तर पीर पंजाल दर्रा के बारे में? तो देखिए जो पीर पंजाल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में आता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में आता है पीर पंजाल दर्रा। उत्तराखंड में भी कुछ प्रमुख दर्रा है जिसे हम माना दर्रा कहते हैं। माना दर्रा और भी दर्रा है, नीतू दर्रा है। नीतू दर्रा के साथ साथ में है आपका लिपुलेख दर्रा भी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आपसे कहा गया है कि प्रश्न नंबर 28 नाथुला दर्रा किस राज्य में है ये आपको बताना है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा सही उत्तर होगा? तो देखिए नाथुला जो दर्रा है वो आ जाता है सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में आ जाता है नाथुला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में है यंगयाप दर्रा। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है
ब्रह्मपुत्र नदी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये भारत में, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो कौन ऐसा दर्रा है जिसके पास से या जिससे होकर ये भारत में प्रवेश करती है? कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बताइए कौन सा होगा सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर होगा यंगयाप दर्रा। ठीक है, यंगयाप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 29 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हमारे भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी महिला में? तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी और ऑप्शन डी है जयललिता। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा सही उत्तर? एनी बेसेंट होगा या फिर सरोजिनी नायडू होगा या फिर सुचेता कृपलानी या फिर जयललिता? बताइए क्या होगा सही उत्तर? तो देखिए स्वतंत्र भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी होगा आपका सही उत्तर। और ये किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की ही। उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी और वे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, तो ये 4 ऑप्शन है। बुद्ध हैं, महावीर हैं, अशोक हैं, गुरु गोविंद सिंह है। बुद्ध, महावीर, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो महावीर हैं। महावीर है जैन धर्म के प्रवर्तक। बुद्ध जो भगवान बुद्ध हैं ये तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। अशोक के बारे में आप तो जानते ही हैं कि मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। मौर्य वंश से इनका संबंध मौर्य वंश से है, ये मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर, क्योंकि हमारा 30 जो टॉप 30 सीरीज है वो होता है, तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली आपको 30 जो टॉप 30 सीरीज है वो कराया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।